चलिए हम लोग आज पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा व्यू दे दिया था। आज हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन होता क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन में हम लोग कोई भी जो लाइट आती है वो टकराती है। जैसे मान लिया कि ये आप लोगों का क्या है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। मान लिया कि आपका ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर लाइट आई, टकराई और वापस चली गई। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होती है, लाइट आती है, टकराती है और वापस चली जाती है। ये फिनोमेना जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। यहाँ पर ये जो सरफेस है इसको हम लोग परावर्तक तल भी बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर ये जो लाइट आती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। हम लोग बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट टकरा करके वापस जाती है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, या इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा करके वापस जाती है, इंसिडेंट रे जो आती है। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे पड़ती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के यानी परावर्तक तल पे, उस पॉइंट से अगर हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे क्या करते हैं, अगर परपेंडिकुलर खींच लें, यानी इधर अगर देखें परपेंडिकुलर या इधर खींचें, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब ध्यान रखिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिपेंड करते हैं। या इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। या इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा आपका होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो फॉलो करता है, जो फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो फॉलो नहीं करता है, डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। तो अब यहाँ से बात आती है कि आखिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है।
तो आपको मैंने अभी ये फिगर बना के दिखाया था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये देखिए कौन सा प्लेन है, ये वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला है। ये सरफेस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक तल। तो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो ये होता है यानी पर नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। देखो आपकी इंसिडेंट रे भी कहाँ पे आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है। आपकी क्या कहते हैं, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ कहाँ से कहाँ पे कहीं मिल रही है आकर के, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और नॉर्मल है वो भी कहाँ पे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी तीनों क्या होते हैं, एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाई करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो ये होता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि पहला जो होगा वो ये होगा कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lie in the same plane। तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। और वो प्लेन क्या होता है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक तल, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो लंबवत जो डाला रहता है, वो तीनों एक ही सरफेस पे यानी एक ही परावर्तक तल पे लाई करते हैं। और इसका जो दूसरा लॉ होता है वो होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी आई की जो वैल्यू होती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो जैसे मान लिया कि कोई भी, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहाँ से क्या हो रही है, कोई इंसिडेंट रे आ रही है जो अगर नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, मान लिया 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी 60 एंगल का कोई भी किरण एंगल बना रही है। कौन सी किरण, आपतित किरण। तो ध्यान रखना, अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो वो उतने ही एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, यानी ये भी एंगल कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। क्लियर हो गई बात। तो सेकेंड लॉ का मतलब ये है, यानी अगर कोई, यानी इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपतित, जो आपतन कोण होता है, यानी इसको कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, वो आपका परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हम लोग जरा पीछे आते हैं टॉपिक में। मैंने आप लोगों को बताया था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो फॉलो नहीं करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन अक्सर किससे होता है, स्मूथ सरफेस से होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होता है, स्मूथ सरफेस से। जैसे आपका मिरर हो गया, प्लेन मिरर, इसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, कंघा करते हैं, बाल खींचते हैं, तो वो जो मिरर होता है उससे कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है, या फिर कोई चिकना सरफेस हो गया, उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जो बिल्कुल चिकना हो। डिफ्यूज क्या होता है, जो रफ सरफेस होता है उससे जो रिफ्लेक्शन होता है, रफ सरफेस जो होते हैं उससे जो सरफेस, जो खुरदुरा सरफेस होता है, खुरदुरा जो तल होता है, उससे जो रिफ्लेक्शन होता है, उससे जो परावर्तन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे तो मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ये फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब, जैसे मान लिया कि अब जैसे ये वाला है, ये वाला आपका कैसा है, स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर रे जितने एंगल पर आएगी, अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी। यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लिया अगर कोई भी सरफेस है वो चिकना ना हो करके खुरदुरा टाइप हो, मतलब वो कैसा हो, रफ सरफेस हो। तो अब यहाँ पर जो लाइट आएगी इंसिडेंट रे,
वो टकराने के बाद इधर भी जा सकती है, और जैसे मान लिया कि कोई दूसरी लाइट रे आई, वो हो सकता है टकराने के बाद कोई इधर चली जाए, क्योंकि ये कैसा है, खुरदुरा है, यानी कि रफ सरफेस है। यानी कहने का मतलब ये, अब जैसे इसके लिए अगर हम लोग देखें एंगल, तो ये एंगल ज़्यादा है, जबकि ये एंगल कितना है, कम है। यानी इसमें जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर नहीं है। एंगल आई यानी एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये जो सरफेस है आपका, यानी यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, वो रफ है। रफ का मतलब खुरदुरा टाइप का है। जो खुरदुरा सरफेस होता है या रफ सरफेस होता है, तो उस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे मिरर की। ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो किससे होता है, मिरर से। और मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर होते हैं दो टाइप के। पहला होता है स्फेरिकल मिरर, और दूसरा होता है आपका प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। और प्लेन मिरर तो वही होता है जो आप रेगुलर वे में देखते हैं, अपना अपने बाल को काटते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन। तो दैट इज नोन एज प्लेन मिरर या समतल दर्पण, इसको बोलते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉनकेव को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब इसका फिगर कैसे क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो, जितने भी मिरर होते हैं उससे क्या होता है, उससे होता है रिफ्लेक्शन। और जितने भी लेंस होते हैं, लेंस तो आपने देखा ही होगा, लेंस भी आपके कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है आपका कॉनकेव लेंस। लेंस भी आपके कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा आपका कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। मिरर में इन दोनों मिरर की कुछ पहचान होती है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर मैं आपको मिरर दे दूं तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। तो जितने भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें आप जैसे जैसे पीछे जाओगे आपके साइज बहुत तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में देखने पर ऑब्जेक्ट जो का जो साइज होता है उसके कंपेयर में जो इमेज का साइज जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो बहुत तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या होती है, पीछे आने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी पीछे जाने पर साइज डिक्रीज होता है। किसका साइज, इमेज का साइज। यानी इस मिरर के अंदर जो भी इमेज बनेगी उसका साइज कम होता है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, पीछे जाने पर साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता जाता है। कॉनकेव मिरर में पीछे आने पर साइज बहुत तेजी से बढ़ता है। अब कॉन्वेक्स मिरर का एक एग्जांपल है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर समझते हो क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा है आपकी बाइक में जो साइड मिरर होता है उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर, मतलब उसका काम होता है पीछे की चीज़ों को देखना, पीछे कोई गाड़ी आ रही कि नहीं। तो उसमें आप देखा होगा इतने छोटे से शीशे में पीछे की पूरी ट्रक, पूरा सड़क, सब कुछ आ जाती है। तो इसमें उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर। रियर व्यू मिरर में जो लगा होता है मिरर, वो कौन सा लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, पीछे जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा उसका साइज उतनी तेजी से क्या होता है, छोटा होता जाता है। तभी उस छोटे से शीशे में पीछे कई ट्रक
जो भी आ रहे होते हैं, गाड़ियाँ और बाइक वगैरह, और पूरी सड़क जो है उस छोटे से मिरर में हमको दिखाई पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पीछे कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या होती है कि पीछे आने पर वो साइज, उसमें क्या होता है, इमेज का जो साइज होता है बहुत तेजी से क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब छोटा हो जाता है साइज। और कॉनकेव मिरर का यूज अक्सर क्या होता है, बार्बर शॉप में होता है। बार्बर यानी नाई की दुकान में क्या करते हैं ये लोग, जो मिरर का यूज करते हैं वो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ताकि आपकी जो दाढ़ी वगैरह या सीम वगैरह जो बना रहे हो वो आपको साफ दिखाई पड़े। क्योंकि वो क्या करता है, उसमें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे आता है वो साइज क्या होता है उसका जो उसके शीशे के अंदर जो इमेज दिखेगा वो कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। इसके अलावा कई लोग तो जिम वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं। जिम वगैरह में क्या होता है, ताकि आपकी बॉडी क्यों है क्या जो है वो ज़्यादा बड़ी ज़्यादा दिखाई पड़े, लेकिन एक्चुअली वैसे नहीं होती। जैसे आप जिम के बाहर आते हैं आपकी बॉडी गायब हो जाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे उस मिरर से आपका साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो और प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में पीछे जाने पर साइज उसी रेशियो में बढ़ता है या उसी रेशियो में घटता है। मतलब जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो उसी रेशियो में आपका जो शीशे के अंदर इमेज बन रहा होगा उसका भी जो साइज होगा उसी रेशियो में घटेगा और उसी रेशियो में बढ़ेगा। प्लेन मिरर कौन सा होता है, जो आप लोग डेली देखते हैं अपने बाल वगैरह खींचने में, चेहरे में क्रीम वगैरह लगाने में। और जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आप जैसे पीछे जाएंगे आपका साइज बहुत तेजी से क्या होगा, इमेज मतलब जो आपका शीशे के अंदर जो इमेज हो रहा होगा बहुत तेजी से क्या होगा, घट रहा होगा उसका साइज। और कॉनकेव में क्या होता है, जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे मिरर से, जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएंगे तो आपका साइज क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मिरर में कुछ चीज़ें और पूछी जाती है। जैसे जो प्लेन मिरर होता है आपका, मान लिया कि ये क्या है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर में खास बात क्या होती है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए बी। प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण, यानी जितनी डिस्टेंस उस मिरर की, ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है उस मिरर से, मान लिया कि कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखिएगा उसका जो इमेज इस तरह बन रहा होगा वो कैसा बनेगा, उसकी जो डिस्टेंस होगी इस मिरर से वो भी कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है, यानी कहने का मतलब ये एक तरह से क्या होगा, यू की वैल्यू है। यानी मिरर से जितनी यू की वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग किससे डिपेंड करते हैं, स्मॉल यू से, उतनी ही डिस्टेंस क्या होती है आपकी, वी की होती है। वी का मतलब इमेज की डिस्टेंस, कहाँ से, मिरर से। जितना मिरर के सामने आप दूरी पे खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर आपका इमेज बनेगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा इमेज यानी सर से लेकर के पैर तक, यानी कि अगर कोई लड़का है, अगर वो चाहता है कि कोई मिरर है और उस मिरर में उसका इमेज सर से लेकर के पैर तक यानी पूरा का पूरा इमेज बने, तो मिरर का साइज कम से कम उसकी हाइट का आधा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लिया कि कोई लड़का है, उसका जो साइज है वो मान लिया कि 10 सेंटीमीटर है, हालांकि ऐसा कोई हैगा नहीं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लिया कि किसी कोई लड़का है, उसके सर से लेकर के पैर तक का जो साइज है यानी उसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर वो चाहता है कि वो अपना पूरा इमेज सर से लेकर के पैर तक का इमेज शीशे में देख ले, तो शीशे का साइज कितना होना चाहिए, उसकी हाइट का जस्ट आधा, मतलब 10/2, मतलब 5 सेंटीमीटर। यानी उसको जो प्लेन मिरर यूज़ करना पड़ेगा वो कितने सेंटीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर का। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत यूज होता है, जो इमेज हम लोगों को का सीधा होता है वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल जो इमेज होता है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इमेज के नेचर की। इमेज के नेचर दो ही तरीके से बनते हैं, इमेज के दो ही नेचर होते हैं, या तो वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको आभासी। जो आभासी होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। आभासी एंड इरेक्ट, यानी आभासी एवं सीधा, एक तो ये होता है। इसका मतलब जैसे आप, अगर आप पूछा जाए कि आपकी मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, वर्चुअल है कि रियल है,
मतलब आभासी है या वास्तविक इमेज है। तो ध्यान रखिएगा वो कैसा है आपका, यानी ये जो इमेज बन रहा है आपका, ये आपका आभासी है, यानी कैसा है ये, वर्चुअल है। ये कैसा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। लेकिन अगर कोई वास्तविक इमेज होगा तो वो हमेशा कैसे बनेगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी ये क्या होगा, वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा। यानी ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा, तो वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा। ये रियल और वर्चुअल का मतलब क्या है, तो ये मैं अभी आगे और बताने वाला हूँ। इतना ध्यान रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे जब किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे ही जा करके मिलती हैं, रे ही जा करके मिले किसी पॉइंट पर, फिर जो इमेज फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन अगर हमको ऐसा लगे कि वो रे कहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी ऐसा हम लोग को आभास हो रहा है कि वहाँ पे रे मिल रही है, प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में रे वहाँ मिल नहीं रही है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं, तो फिर जो इमेज फॉर्म होता है तो वो होता है आभासी। ठीक है ना। बाकी अभी इसको और मैं आगे बताता हूँ, जैसे जैसे टॉपिक में हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ समझ गई ना कि मिरर से जितनी दूरी आप ऑब्जेक्ट की होती है, मिरर के अंदर जो इमेज बनता है उतनी ही दूरी मिरर से उसकी होती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी अगर आदमी मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका इमेज भी मिरर से कितनी दूरी पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूसरी बात मैंने क्या बताई, कि अगर कोई आदमी अपने पूरा इमेज चाहता है तो उसके मिरर का साइज कितना होना चाहिए, कम से कम उसके साइज का आधा होना चाहिए, तो वो अपना पूरा का पूरा इमेज देख पाएगा। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि कौन, तो ये तो हमने प्लेन मिरर के बारे में, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मिरर में किसकी बात कर रहा हूँ, प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। जो इसके मिरर का कौन सा टाइप है, दूसरा टाइप है, यानी अभी मैं बात कर रहा था प्लेन मिरर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में मैंने बताया था आपको दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कभी कभी क्या होता है, स्फेरिकल मिरर को बनाने में आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। हम लोग सीखेंगे लेंस से। जैसे हमको पता है कि लेंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक क्या होता है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होता है, लास्ट की जो दो चीजें होती हैं, कौन सी दो चीजें, ई और एक्स, इसको उठा लो ई, और एक्स के बाद में क्या होता है, वाई, और फिर ई लगा दो, आई। आई माने क्या होता है, आंख। यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो आंख के शेप का हो। जैसे आप आंख बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस, एक मिनट मैं इसको जरा हटा करके फिर सुना देता हूँ। ऐसा लेंस जो आंख के शेप का हो, मतलब आंख कुछ इस तरीके से बनाते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे गोल गोल बना देंगे तो आंख बन जाएगी कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो ऐसा लेंस जो आंख के शेप को, कैसे याद रखेंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स के लास्ट में क्या आता है, ई और एक्स, ई उठाओ फिर एक्स के बाद में वाई आता है, फिर ई लगा दो, तो ऐसा लेंस जो आंख के शेप का हो। यानी अगर आप देख रहे हैं ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये किनारे पे कैसा होता है, थिन होता है। थिन का मतलब पतला होता है। देखो एंड्स पे कैसा होता है, एंड्स पे कैसा होता है, थिन होता है। यहाँ पर भी थिन है, यहाँ पर भी थिन है। और मिड में कैसा होता है, ये थिक होता है। यानी बीच बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। कैसा होता है, ये थिक होता है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कॉनकेव लेंस की, इसकी बात करते हैं, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। मतलब वो किनारे पे कैसा होता है, मोटा होता है, और बीच में कैसा होता है, पतला होता है। यानी एंड्स पे कैसा होता है, थिक होता है। ये देखो एंड्स पे कैसा है, ये थिक है, ऊपर भी थिक है, और ये नीचे की तरफ भी कैसा है, थिक है। बट जो मिड में है ये, वो कैसा है, वो आपका थिन है। मिड में थिन होता है और एंड्स पे कैसा होता है, ये थिक होता है। इस तरह का जो लेंस होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब आप सोचेंगे कि आप मिरर पढ़ाने वाले थे, लेंस में कैसे पहुंच गए। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग लेंस बनाने, मिरर को बनाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। अब आज के बाद कभी भी आप लोग मिरर को बनाने में गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे हमें क्या नहीं बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर मान लिया आपको बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, तो आपको क्या उठाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अभी मैं बताया था, जो आंख के शेप का हो।
अब क्या करो, यहाँ से बीच से इसको क्या कर दो, काट दो। किसको? कॉन्वेक्स लेंस को। जब इसको बीच से काटेंगे तो इसके दो पार्ट निकलेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक आपको राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम लोग बीच से काट दें तो एक लेफ्ट वाला पार्ट निकलेगा और एक राइट साइड वाला। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट निकलेगा उसको निकाल लो। जब आप लेफ्ट वाला पार्ट लोगे तो लेफ्ट वाले पार्ट के राइट साइड पे अगर आप पॉलिश कर देते हो, अगर आप राइट साइड पे क्या कर देते हो, पॉलिश कर देते हो, तो ये क्या बन जाता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर आप राइट वाला पार्ट लेते हैं, मतलब आप ये राइट वाला पार्ट लें, अगर आप राइट वाला पार्ट लेते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे पॉलिश करनी है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर को दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक ये तरीका है और दूसरा तरीका ये। बनाने का तरीका समझ में है? आप कॉन्वेक्स लेंस को लो, उसको बीच से काट दो। अगर आप लेफ्ट वाला पार्ट लेते हो तो उसके राइट साइड पॉलिश करो, राइट वाला पार्ट लेते हो तो लेफ्ट साइड पॉलिश करो। इस तरीके से जो भी मिरर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बेटा इसके बाद आगे बात करेंगे कॉनकेव मिरर कैसे बनाते हैं। तो ये देख रहे हो आपका बीच बीच के पार्ट से इसका क्या होता है, थोड़ा सा बाहर बल्गिंग आउट होता है। मतलब यहाँ से अगर देखें तो मिड से क्या होता है, ये बल्गिंग आउट होता है। जब आप इसकी डिफिनीशन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ऐसा मिरर जो मिड से क्या होता है, जिसका बल्गिंग आउट होता है। या कुछ लोग याद करने को जाते हैं जिसका पेट भरा हुआ होता है, ये पेट भरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद बात हम लोग करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से लेकर के बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने क्या बताया था, जो एंड्स पे कैसा होता है, जो एंड्स पे कैसा होता है, थिक होता है। तो देखिए ये एंड्स पे थिक है और मिड में कैसा है, थिन है। इस पे भी अगर हम लोग को मिरर बनाना है तो हमने क्या बनाया, लेंस बनाया। इसको भी बीच से क्या करते हैं, काट देते हैं। तो इसका एक पार्ट ये लेफ्ट साइड वाला निकलेगा और एक पार्ट क्या होगा, ये राइट साइड वाला निकलेगा। तो अगर आप लोग लेफ्ट वाला पार्ट ले रहे हैं तो आपको पॉलिश कहाँ करनी पड़ेगी, राइट साइड पे। और अगर आप राइट साइड वाला पार्ट ले रहे हैं तो आपको पॉलिश कहाँ करनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड पे। तो समझ में आया आपको, फिर समझ लीजिए। अगर आप लेफ्ट साइड वाला पार्ट ले रहे हैं तो आपको उसके राइट साइड में पॉलिश करनी है। अगर आप राइट साइड वाला पार्ट कर रहे हैं तो उसके आपके लेफ्ट साइड पॉलिश करनी है। तो ये दोनों ही जो शेप आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों ही क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो ये बात क्लियर हो गई। यानी ये दोनों ही क्या है आपके, कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण है। ठीक है, अब तो नहीं भूलेंगे कभी बनाना। अब इसमें अगर देखें तो ये बल्गिंग इन है, यानी इसका पेट क्या हुआ है, खाली है। देखो ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इधर से भी और इस तरफ से भी। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज लेकर के सिखाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे टॉपिक की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे हमने मान लिया हम लोग लेते हैं कॉनकेव मिरर लेते हैं। कॉनकेव मिरर में कुछ चीजें, जैसे मैंने क्या किया, ये कॉनकेव मिरर लिया। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसका पेट अंदर की तरफ घुसा होता है, जो बल्किंग इन होता है। अब मैंने क्या किया, इसमें आप लोगों को कुछ बातें पता होगी, हाई स्कूल वगैरह में पढ़ाया गया होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं। इस मिरर के बीचों बीच से अगर हम लोग लाइन खींच दें, यानी जो एक्सिस जाती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। इसके अलावा ये अगर देखा जाए, जैसे अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये देखिए ध्यान से, ये इसी का तो पार्ट है। तो अगर इसको जो है, अगर हम लोग पूरा सा कवर करें इसको, तो ये एक देखो सर्किल का एक पूरा पार्ट बनता है इस तरीके से। इसको पूरा अगर हम लोग पूरा मिला दें इस तरीके से, ऐसे मिला दें, तो ये पूरा सर्किल का पार्ट बनता है। ठीक है ना। इसको इधर से हटा दे रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कैसा पार्ट बनता है, सर्किल का।
और अगर सर्किल का पार्ट होगा तो बनी बात है, सर्किल का क्या होगा, सर्किल का सेंटर भी होगा और सर्किल की क्या होगी, रेडियस भी होगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा सर्किल थोड़ी ना, केवल इतना पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी मिरर में केवल इतना पार्ट है। मान लिया इसको हमने क्या मान लिया, एम, एम डैश, ठीक है, ये मिरर का इतना पार्ट है। लेकिन इसको पूरा कवर करोगे आपको तो ये सर्किल क्या है, एक्चुअली ये स्फेयर बनता है, ये सर्किल नहीं होता है। अगर इसको ये स्फेयर का छोटा सा पार्ट कटा हुआ होता है, वही मिरर होता है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं, अगर पूरा स्फेयर होता तो हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ स्फेयर, और इसकी रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फेयर। लेकिन ये पूरा स्फेयर तो है नहीं, ये स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है, यानी छोटा सा कर्व पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं हम लोग, कर्वेचर। यानी ये एक स्फेयर का छोटा सा पार्ट है जो कर्व के शेप में है, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्वेचर। तो ये जो सेंटर है तो इसको क्या बोलेंगे फिर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी जो, ये जो सरफेस है इसकी जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ में आ गई आपको। यानी इसकी मान लिया यहाँ पे कहीं क्या है, रेडियस है, तो ये इसको जो बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब सॉरी, इसको जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है, रेडियस नहीं सॉरी सेंटर है, मान लिया इसका सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है बच्चों, इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है, मिरर के सरफेस तक की, जिसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते थे, वैसे सर्किल के अगर सर्किल लेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहाँ पर कट करती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं हम लोग, पोल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, मिरर का एक फोकस भी होता है, मिरर का एक फोकस भी होता है। मिरर का फोकस कैसे बनाते हैं उसको भी बताते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कि कोई भी कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है। अब मान लिया कोई भी लाइट रे जो है आ रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर रखा होता है तो उससे जो लाइट रे आती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ले आती है, पैरेलल ले आती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके क्या लिया जाएगी, पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट कैसा होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट कोई बहुत दूरी पर रखा होता है तो उसकी जो लाइट रे आती है वो कैसी दी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे मान लिया कि ये आपका क्या था, मिरर है। अब मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो यहाँ से रे आती, ऑब्जेक्ट और दूरी रखा होता तो रे यहाँ से आती, ऑब्जेक्ट और दूरी से रखा था तो रे और, मतलब लगातार आप देख रहे हैं ये एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है, यहाँ से होता तो और। तो जब बहुत दूरी पर होता है तो हम लोग ये मानते हैं कि जो रे जाती है वो पैरेलल जाती है, और जब पैरेलल रे टकराती है तो ये सारी रे टकराती है तो ये एक पॉइंट पर फोकस करती है। यानी ये सारी रे टकराने के बाद, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद इसमें एक पॉइंट पे सारी रे आकर के मिल जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्योंकि ये सारी रे कहाँ पे होती है, एक जगह आकर मिलती है, फोकस करती है, इसको बोलते हैं फोकस। और इस पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोकल लेंथ। यानी पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हाँ, और हमारा पता था, आपने को मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैंने आपको बताया था।
अब एक रिलेशन और ध्यान रखिएगा कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, ध्यान रखिएगा। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। अब एक आखिरी चीज और समझ लीजिए, हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। मतलब जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो अगर आप लोगों को साइन कन्वेंशन नहीं आता होगा तो आप लोग इसके न्यूमेरिकल गलत कर दोगे। तो इसलिए इसमें न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए हम लोग को ये साइन कन्वेंशन को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये फिर से मैंने क्या किया, एक कॉन्केव मिरर ले लिया और हमको पता है, मान लिया ये मिरर का नाम है mm डैश, और इससे प्रिंसिपल एक्सिस बीचों बीच से आती है, और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहाँ काटती है उसको पोल बोलते हैं, ये भी मैं बताया था। मान लिया कि ये इसका फोकस है, और मान लिया कि ये क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जितनी फोकल लेंथ होती है उसकी सॉरी, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बल्कि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। अब मान लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा ये चीज। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका ये है आपका ए बी। तो ए बी जो ऑब्जेक्ट होता है उससे बहुत सारी रेज आती है। जो ऑब्जेक्ट ए बी होता है उससे क्या होता है, बहुत सारी रेज जो होती हैं जाती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बहुत सारी रेज निकलती है। किसी भी बॉडी से बहुत सारी रेज निकलती है। हम लोग किसी चीज को तब देख पाते हैं जब उससे रे हमारी आंखों पे पड़ती है। अगर उससे रेज हमारी आंखों को ना में ना पड़े तो हम लोग उसको देख ही नहीं सकते। अगर उससे रेज हमारी आंखों पे ना पड़े तो हम लोग उस चीज को देख ही नहीं सकते, वो इनविजिबल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, रात के अंधेरे में जब हम लोग को कोई चीज देखनी होती है तो क्या हम लोग टार्च को अपनी आंखों में लगाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग टार्च को अपनी आंखों में लगाते हैं, बल्कि हमको जो चीज देखनी होती है हम लोग टार्च उस पे लगाते हैं। तो टार्च की लाइट उस चीज पे जाती है, टकराती है, और फिर वापस फिर वो हमारी आंखों में पड़ती है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यानी किसी भी चीज को देखने के लिए उससे कई सारी रेस को आंखों तक आना जरूरी है। फिर आंख आंख जो होती है उस चीज का इमेज बनाती है अंदर रेटिना पर। क्लियर हो रही बात? तो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उससे बहुत सारी रेज आती है। ये जो ऑब्जेक्ट ए बी आपका बना हुआ है इससे बहुत सारी रेज आएगी, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग जब कभी इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज का जो डिस्टेंस निकालना होता है या इमेज बनाना होता है, जैसे ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन होता है, अभी मैं बहुत सारे अभी मैं बनाऊंगा अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। अलग जब अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखे होते हैं तो उसके इमेज कहाँ कैसे क्या बनते हैं, उसके लिए मैं एक तरीका ही बहुत अच्छा तरीका सिखाऊंगा आप लोगों को। तो हम लोग ध्यान रखना, हम लोग ऑब्जेक्ट से केवल दो रे लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट से हमेशा कितनी रे लेंगे, कम, बस दो रे। लेकिन ऑब्जेक्ट से क्या होती है, बहुत सारी रेज निकलती हैं। दो ही रे नहीं निकलती। लेकिन अगर हम लोग दो रे से ज़्यादा रे बनाएंगे तो इस फिगर में क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, हम लोग को फिगर समझ में नहीं आता। तो हम लोग कम से कम दो रे लेते हैं, और वो दो रे जहाँ मिलती है वहीं पर उसका इमेज बनता है। अगर वो दो रे वास्तव में मिलती है जाकर के वहाँ पर, तो वास्तविक इमेज बनता है, यानी कि रियल इमेज बनता है। और रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और अगर वो रे वास्तव में ना मिलते हुए बल्कि ऐसा लगता है कि वहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, अगर हमें ऐसा लगे कि वहां से आती हुई क्या हो रही है, वो प्रतीत हो रही, तो फिर ये मान के चलिए उसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल यानी आभासी। और जो आभासी होता है वो इमेज कैसा बनता है, सीधा। ये बात क्लियर हो रही है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। जैसे ये मान लिया कि ए बी है, अब इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, मान लिया इसकी हाइट हमने मान लिया h1। ठीक है, ए बी से क्या होगी, रे जाएगी इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट से जो रे मिरर पे पड़ती है आके उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब मान लिया कि इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। अब सपोज दैट मान लिया इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, ये मान लिया इमेज बन रहा है, हालांकि यहाँ पे इस केस में इमेज यहाँ पे नहीं बनता है, समझ में आ रही बात? लेकिन हम एक एज्यूम कर रहे हैं, मान लिया कि इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, इसे भी इसलिए समझा रहे हैं ताकि हम लोग को साइन कन्वेंशन समझ में आ जाए।
ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के कुछ रूल होते हैं, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल। यानी कोई भी डिस्टेंस जब हम लोग मेजर करेंगे, मापेंगे, तो उसको हम लोग कहाँ से मापेंगे? पोल से। मतलब हम लोग ये मानेंगे कि हम पोल पे खड़े हुए। जैसे तुमको मान लिया कि फोकस तक की डिस्टेंस नापना है, तो कहाँ से चलना स्टार्ट करोगे? पोल से। पोल से कहाँ तक जाओगे? फोकस तक। अब इस दौरान जो तुमने डिस्टेंस चली हुई, वही क्या होती है? पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है। अगर तुमको मान लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस निकालनी, तो कहाँ, तो भी कहाँ से चलोगे? पोल से। यानी पोल से चलना स्टार्ट करोगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आओगे, तो जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस निकालना, तो पोल से ही चलेंगे। मतलब कहीं की भी डिस्टेंस निकालना होगा, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पोल से। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो आप लोगों को पता होगा किससे डिपेंड करते हैं? स्मॉल यू से। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल यू। यानी कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग चलना? पोल से। कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। अब जैसे मान लिया कि ये इमेज यहाँ बन रहा है, ये क्या है? मान लिया इमेज है। अब इसकी अगर डिस्टेंस निकालना है, तो भी पोल से स्टार्ट करेंगे। अब पोल से किधर चलेंगे? इस तरफ चलेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज की डिस्टेंस को v। और मान लिया कि ये जो इमेज की जो हाइट है वो कितनी है? h2 है। कितनी हाइट है? h2। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम लोग हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट तो ये होगा कि डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल। कहाँ से स्टार्ट करना है? पोल से। दूसरा पॉइंट, इफ मेजर डिस्टेंस if measure distance is in opposite direction of incident ray। इंसिडेंट रे कहने का मतलब है कि अगर कोई मेजर डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे की, जैसे आपने देखो पोल से फोकस तक की दूरी चली, तो आप किधर से चले? पोल से लेकर के फोकस इस डायरेक्शन में चले। लेकिन जो इंसिडेंट रे थी वो किधर जा रही थी? वो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जा रही थी। तो देखा जाए ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ है? वो इंसिडेंट रे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वो इंसिडेंट रे के मेजर डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में है, देन मेजर डिस्टेंस will be taken as नेगेटिव। ध्यान रखिएगा कि अगर मेजर डिस्टेंस इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो इस तरफ जा रही थी, और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? पोल से चलना स्टार्ट किया। अगर फोकस तक की दूरी मेजर करना है, तो हम लोग इधर चले, तो दोनों क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो ध्यान रखिएगा वो डिस्टेंस क्या ली आएगी? माइनस में। क्लियर हो गई बात? कई लोग ये बताते हैं कि ये ओरिजिन हो जाएगा, इस तरफ की डिस्टेंस क्या होती है? माइनस में। इस तरफ की डिस्टेंस जो होती है प्लस में। वो तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रखा होगा तब क्या होगा? जैसे लेंस वगैरह केस में अगर ऑब्जेक्ट को वहाँ रखा जा सकता है, मिरर में तो मान लो हमेशा सामने ही रखा जाएगा, बट अगर अगर ऑब्जेक्ट लेंस के केस में अगर इधर रख दिया, ध्यान रखना, चाहे वो लेंस, ये जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, ये दोनों में अप्लीकेबल होगा। चाहे वो लेंस का हो, चाहे वो मिरर का हो। ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ देखो। अब मान लिया, अगर तीसरा पॉइंट, इफ मेजर डिस्टेंस इज इन द सेम डायरेक्शन of incident ray, then it will be taken as पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब है, अगर मेजर डिस्टेंस आपकी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी, जैसे आप देख रहे हैं कि ये देखिए इंसिडेंट रे मतलब जो ऑब्जेक्ट से जाती है उसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे।
तो ये जो इंसिडेंट रे है ये भी इस डायरेक्शन में, और देखो ये जो इमेज है, ये जो इमेज है इसकी हाइट h2 है, इसको भी जब तुम मेजर करते हो तो पोल से किधर चलते हो, इस तरफ। तो इसका मतलब ये जो v जो ली आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस नापते हैं, जैसे आप देख रहे हो इमेज इस तरफ बना है, तो पोल से हम लोग कहाँ चल रहे हैं, इस तरफ, और इंसिडेंट रे भी किस तरफ थी, इस तरफ। तो जब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम हो, तो फिर हम लोग उस डिस्टेंस को कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो है लाइन जो होती है जो बीचों बीच से आ रही है, ये वाली लाइन, तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो भी डिस्टेंस होगी वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे की डिस्टेंस ली जाएगी वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। जैसे ए बी है, इसकी हाइट कितनी है, h1 है, तो ये कैसी ली जा रही है, पॉजिटिव। ए बी की जो हाइट है वो h1 है, वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। जबकि जो आपकी इसका मान लिया इमेज जो बन रहा है, मान लिया ये ए डैश बी डैश बन रहा है, इसकी हाइट कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ये कैसे ली जाएगी, निगेटिव। यानी अगला जो रूल आता है वो क्या है कि इफ नहीं, ऐसे लिख दो, द डिस्टेंस above the principal axis will be taken as positive, while the distance below the principal axis will be taken as नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, और जो आपका इमेज उल्टा बनता है उसको, उसकी जो डिस्टेंस होगी, यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो h1 होगा वो कैसा होगा, ये h1 कैसा होगा, जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट थी, और जो h2 है जो कि उल्टा था वो कैसा लिया जाएगा, वो आपका लिया जाएगा नेगेटिव। तो क्लियर हो गई बात। चलिए आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो धन्यवाद।